फटाफट देखो कहाँ आता है, ठीक है, पलटो पलटो देखो कहाँ कहाँ आता है। इसमें तो मैम आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर नहीं है, क्या करें, छोड़ दे क्या? तो अगर आप थोड़ा बहुत समझ के तुक्के भी लगा दोगे तो चलेगा, अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है मन से लगा दो। तुक्का लगाया था, ये वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। कि कल एग्जाम में पहली बार जाके अच्छा ये कैसे करूं वो कैसे करूं, आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं ना इस पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये बाद में आऊंगी फिर करूंगी। अब मैंने बाकी तो चेक भी नहीं किए, जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। मेरे पास ना बैरक है, मैंने इसके बारे में ना पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगी। ऑप्शन में सेक्शन नंबर है तो हम क्या करेंगे। काफी बच्चे मुझसे यही पूछते कि मैम सब सुन तो लिया है, काफी लेक्चर्स देख लिए, पर फिर भी डर है। क्यों डर है? क्यों एआईबी एग्जाम में पहली बार सीपीसी खोल के एक सही आंसर लगाना थोड़ा मुश्किल है। आप ना ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा कैसे स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ। आपके सामने मैंने 100 में से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं। तो मैं आज आप सबके सामने जो पहली बार एआईबी एग्जाम लिखने जा रहे हो, एआईबी 17 का पेपर सॉल्व करूंगी आपके सामने, और वो भी बिना कोई तैयारी किए। देखते हैं कितने नंबर ला पाऊंगी। अगर मैं फेल हो गई ना तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एनीवेज, मैंने ले लिया है फटाफट से 5 बैरक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बैरक से मैं ये सॉल्व करूंगी, देखते हैं कितने नंबर मिलेंगे। मैंने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, फिर क्रिमिनल मैनुअल जिसमें आपके 3 बैरक हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, इंपॉर्टेंट है। हिंदू लॉ का ले लिया है, मुस्लिम लॉ का छोड़ देंगे, और छोटे 2 बैरक ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ। इसी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन डैश। वो आर्टिकल नंबर पूछ रहे, और यहाँ पे हमें पता चल गया ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैरक। और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इंडेक्स से। तो इंडेक्स से मैं मैच करना स्टार्ट कर रही हूँ। आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मैच नहीं हो रहा है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, मैच नहीं हुआ। फिर आ गया आर्टिकल 390, फटाफट जाओ 390 तो रिपील्ड है, छोड़ दिया। 393 ऑप्शन डी में आ रहा है, शॉर्ट टाइटल, जो कि मैच हो गया। तो 393 ऑप्शन डी, चलो मैंने मार्क कर लिया। अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किस पार्ट में आते हैं। तो इसी इंडेक्स से ये भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, ये रहा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन में पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इसमें तो मैम आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर नहीं है, क्या करें, छोड़ दे क्या? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा कोशिश करेंगे। एक बार फटाफट इंडेक्स देख लो, कहीं पे वर्ड एंटी डिफेक्शन आ रहा है क्या? चलो, यहाँ आया है 10th शेड्यूल में आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये मैं अब मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा 251 में क्या बोल रहे हैं। तो मैं गई, हाँ, यहाँ देखो ये फुटनोट में मिल रहा है 52nd अमेंडमेंट। अब ऑप्शन 51 नहीं है, 52 है, तो हाँ कर लिया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे देख के समझ में आ गया ये लैंडमार्क जजमेंट टाइप लग रहा है, तो मैं ना इस पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगा रही हूँ। ये बाद में आऊँगी फिर करूँगी, अभी के लिए छोड़ दो, अभी सिंपल वाले पहले कर लेते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में है, पूछ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ आता है प्रोविजन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है कहीं, तो इंडेक्स में ही हम ढूंढ लेंगे कहाँ आता है। पेज 1 से मैंने स्टार्ट किया, नहीं है। पेज 2 पे गई, ये रहा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, और ये आ गया आपका पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैच किया, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन बी मार्क कर लिया। अब 6th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 वैसे ये नहीं दिया आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जनरली ना पेपर में सारे एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन साथ साथ पूछते हैं। जैसे आप देख रहे हो 1 से सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं, तो आप इतना तो तुक्का लगा सकते हो, आर्टिकल 16 तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही होगा। तो चलो आर्टिकल 16 का, अच्छा ये तो इंडेक्स से नहीं होगा, क्यों, ये तो डिटेल में पूछ रहे हैं ना, तो चलिए थोड़ा अंदर देख लेते हैं आर्टिकल 16 में क्या क्या लिखा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ये वाला मुझे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका ऑप्शन ए।
चलो फटाफट मैंने वो भी मार्क कर लिया। इसके लिए देखो अब तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बाद के लिए छोड़ा है, बाकी सब मैंने सिर्फ बेयर एक्ट से कर लिया है। अब आ गया ऑप्शन क्वेश्चन 7। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको भी मैं अभी स्टार मार्क करके छोड़ रही हूँ। आप ना ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा कैसे स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ। पहले मैं सारा सिंपल क्वेश्चंस कर रही हूँ और जो बाद में क्वेश्चंस छोड़ दिए उसको मैं कैसे हैंडल करूँगी, बेयर एक्ट से ही सॉल्व करूँगी, ठीक है। पर कैसे करूँगी वो देखना एंड तक। आप क्वेश्चन 8 पे आ गए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इन्होंने फिल इन द ब्लैंक दे दिया है तो 300A में जाके फिल इन द ब्लैंक हम ढूंढ लेंगे। 300A क्या होता है मैम? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे मैच करो, देखो मैंने मैच किया, नो डैश शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। चलो फर्स्ट पेज तो हमने कर लिया, सेकेंड पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आ गया, इसी बेयर एक्ट का आर्टिकल 13 खोलना है और उसमें देखना है लॉ के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, है ना। समझ रहे हो ना आप कैसे कर रही हूँ? तो अब मैं गई आर्टिकल 13 में और यहाँ पे ये देखो लॉ के बारे में एक डेफिनेशन है तो मैं अब मैच कर रही हूँ। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, बहुत लिखा है। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं नॉट लॉ, ये सब तो लॉ होता है, तो वो पूछ रहे हैं नॉट लॉ क्या होता है। तो ये सब ऑप्शन ए बी सी सारा लॉ होता है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि नन ऑफ दीज इज नॉट लॉ, सब कुछ लॉ है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा गलत क्यों कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। पर ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो बेयर एक्ट से मैंने किया है। चलिए 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विथ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैं क्या करूंगी, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए आप देखना मैं स्टार्ट करती हूँ इंडेक्स से ही। अब इंडेक्स में ही मैं जाऊंगी स्केड्यूल्स में। क्यों मैं जा रही हूँ स्केड्यूल्स में? देखो ऑप्शन में क्या है, सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर नहीं है, सारे ऑप्शन में तो स्केड्यूल्स ही हैं, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स से क्या ढूंढना है, स्केड्यूल्स में से ही ढूंढना है। तो आ गई मैं, देखो लास्ट पार्ट पे मैं आ गई। अब मैं मैच कर रही हूँ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। कहाँ आया मेरा, ये देखो 7th में आ गया, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो गया। हाँ अब खत्म हो गया। 11 में अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो क्या समझ में आया? इसका टाइम हो गया, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैंने निकाला है अपना क्रिमिनल मैनुअल, इसमें मुझे जाना होगा 82 एंड 83 पे। तो चलो फटाफट फटाफट चलो वहीं पे, सारा खेल तो इसी में है, सारे बुक्स तो आप लेके चले जाओगे, उसमें से सही आंसर कम टाइम में कैसे ढूंढे ये आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो अब खोल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ना, सेक्शन नंबर दिया है, आईपीसी दिया है, तो मैंने खोल लिया। अब ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि क्या उम्र के बच्चे का क्या उम्र होता है ताकि वो ऑफेंस ना हो, पनिशेबल ना हो। तो मैंने पढ़ा 82 में लिखा है 7 ईयर्स एंड अंडर का अगर बच्चा होता है तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अब ऑप्शंस मुझे पढ़ने पड़ेंगे। देखो लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो 1-2 बार पढ़ लो क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड ऑफ बिलो 7 ईयर्स। नहीं, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि अगर वो 7 साल के कम का बच्चा होता है तो वो पनिशेबल नहीं है। अब ऑप्शन बी, ऑफ अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर्स हैविंग अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये सही है। मुझे कैसे पता ये सही है? क्योंकि मैंने इसको मैच किया है सेक्शन 83 के वर्ड से, हैविंग अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया यही है, तो मैंने ऑप्शन बी मार्क कर लिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछ रहे हैं व्हाट आर द 2 कंडीशंस ऑफ पीनल लाइबिलिटी। इसमें सेक्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं अभी नहीं करूंगी, सिंपल है, बाद में आके फिर करूंगी, अभी के लिए छोड़ दिया। फिर 13 में पूछ रहे हैं प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहाँ दिया है। जब भी आप ऐसे सेक्शन नंबर देखते हो ऑप्शन में, आपको क्या बताया मैंने, आप जाओगे सीधा इंडेक्स पे, ज़्यादा ब्रेन मत लगाओ। ऑप्शन में सेक्शन नंबर दिख रहे हैं ना, तो जाओ अब एक एक ऑप्शन को मैच करते हैं। 74 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन 74 जो आपका है सेक्शन आईपीसी का, उसमें वर्ड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है, ठीक है। फिर 96 पे जाओ, हाँ सेक्शन 96 का हेडिंग देखो, वहाँ पे क्या आ रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो मुझे पता है ये ऑप्शन बी सही आंसर है। ये तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है।
ये बिकॉज ये तो आप डायरेक्ट बैरैक से 100% सही लगा सकते हो। आप जाते हैं 14 पे, कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट। यहाँ पे क्या याद रखना है, नॉट वैलिड कंसेंट पूछ रहे हैं। अंडर व्हाट सेक्शन, अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो चलते हैं सेक्शन 90 पे, जाओ 90। हाँ, अब कंसेंट पे आ गए। अब ये कह रहे नॉट कहाँ होता है, नॉट वैलिड कंसेंट कौन सी कंडीशन में होता है। अब आप देखो यहाँ पे 3 कंडीशन ऑलरेडी बेयर एक्ट में ही है, पर आपको पढ़ने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पे है, पर ये थोड़ा वर्ड्स पढ़ के ये समझने में टाइम लगेगा, तो रहने दो। वैसे भी इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते एग्जाम में, तो अगर आप थोड़ा बहुत समझ के तुक्के भी लगा दोगे तो चलेगा, ठीक है। पर अभी के लिए लास्ट के लिए रखते हैं, इजी वाले पहले करेंगे। फिर 15 में आ गया, कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब इज नॉट होमिसाइड। नॉट होमिसाइड पूछ रहे, पर क्वेश्चन सिंपल क्यों है पता है, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने सेक्शन नंबर दे दिए। जब ऑप्शन में सेक्शन नंबर है तो हम क्या करेंगे, सीधा एलिमिनेशन करेंगे, ऑप्शन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं गई एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 300 पे। 300 खोला मैंने, 300 कहाँ है, 299 आ गया, फिर 300 ये रहा। तो इसमें मुझे ढूंढना है डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम, ये वाला कहाँ लिखा है मुझे ये ढूंढना है। देखो यहाँ कहाँ लिखा है, ये मिल ही नहीं रहा। तो इसको भी अगर एक बार देख के मिल नहीं रहा है तो अभी उस पर टाइम वेस्ट मत करो, इसको ऐसे मार्क कर दो, छोड़ दो, आएंगे सब कुछ करेंगे, पता है ना, यहाँ तक पता चल गया, इस सेक्शन से देखना है, आएंगे। अभी पहले पूरा क्वेश्चन सारा एक बार पढ़ लो। फिर क्वेश्चन 16 पे जाते हैं, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर इंडियन पीनल कोड। डिफेमेशन अंडरलाइन करो, इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड में डिफेमेशन कहाँ आता है वो ढूंढना है। ढूंढने के लिए कहाँ से ढूंढेंगे, इंडेक्स। तो गई मैं इंडेक्स का, फटाफट देखो कहाँ आता है, ठीक है, पलटो देखो कहाँ कहाँ आता है, और ये देखो डिफेमेशन आता है 499 सेक्शन नंबर पे। फिर पेज नंबर पे जाओ 595। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, वो पूछ रहे हैं कितना आपका सजा कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना सजा लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कहाँ लिखा होता है, वहीं पे लिखा होता है जहाँ पे ये जो ऑफेंस के बारे में लिखा होता है ना आईपीसी में, उसी के नीचे या उसी का अगले सेक्शन में ये भी लिखा होता है कि उसके लिए मैक्सिमम सज़ा कितनी होती है, ठीक है। तो डिफेमेशन तो मुझे मिल गया, अब उसका जो सज़ा है वो भी वही कहीं लिखा रहेगा, तो इसलिए सेक्शन 500 में वो लिखा है सज़ा के बारे में, जो है आपका 2 साल 2 years। ऑप्शन में है क्या, यस हो गया मेरा, ठीक है। ये वाले पहले कर लो। हाँ चलिए एक और देख लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर आईपीसी इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में उन्होंने सेक्शन नंबर दिया है क्या, नहीं सेक्शन नंबर नहीं दिया, तो हम कैसे ढूंढे, आईपीसी तो पता है क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया, पर कैसे ढूंढे। तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो फर्स्ट वर्ड्स है ना, जैसे वहाँ पे इंडेक्स से डिफेमेशन का ढूंढा था, यहाँ पे आपको असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन, ये वाला ऑफेंस कहाँ है आपको इंडेक्स से ढूंढना है, ठीक है। तो मैं वही करूँगी, आईपीसी का गई, इंडेक्स लिया। अब इंडेक्स में फटाफट फर्स्ट वर्ड्स पढ़ते जाओ, ठीक है। पनिशमेंट्स में नहीं होगा, ये ऑफेंसेस में होगा। ऑफेंसेस, इलेक्शन, ये थोड़ी ना इलेक्शन है तो ये वाला नहीं है, ऐसा। फिर कॉइन रिलेटेड ऑफेंसेस नहीं है, ऐसा करके जाओ। फिर ह्यूमन बॉडी, हाँ ये तो ह्यूमन बॉडी पे होता है ना, आ गया। 351 असॉल्ट, 352 कुछ और है, पर इसमें वुमेन वाला चाहिए मुझे, तो 354 हो गया मेरा करेक्ट सेक्शन। तो देखो यहाँ पे सेक्शन नहीं दिया है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने सेक्शन नंबर ढूंढा सबसे पहले। तो 354 में हाँ विमेन वर्ड आ रहा है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन। तो अब मैं गई 535 पे, हाँ ये रहा। यहीं पे देखिए जो भी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जो भी आईपीसी में सेक्शन होता है ना ऑफेंस का, उसी के नीचे एक और बैरैक्ट में ही एक और लाइन ऐड हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन में। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये कॉग्निजेबल है और ये नॉन बेलेबल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन में वो मैच करना है। नॉन कॉग्निजेबल नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल नहीं, क्योंकि ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, ऑप्शन क्वेश्चन 18 में ऐसा लिख रहा है ए प्लेसेस मेन, काफ़ी कुछ खिचड़ी बन गया है। तो ऐसे खिचड़ी वाले क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लो, बाद में बता दूंगी, एंड ऑफ द वीडियो तक देखना, इसका भी मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूंगी। फिर ऑप्शन 19
सॉरी क्वेश्चन 19 प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज कवर्ड अंडर कौन सा चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। ओ देखो अभी तक आईपीसी की है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीआरपीसी का वर्ड मिल गया तो आप क्या करोगे, आईपीसी को छोड़ो आप जाओ सीआरपीसी के सेक्शन के साइड। चलो पलटो पलटने में तो टाइम लगता है। अब क्वेश्चन में उन्होंने चैप्टर भी दे दिया है, ये 21 है, ठीक है, इसको पढ़ना है 21, तो डायरेक्ट उसी में जाओ, अब ज़्यादा ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। 21 कहाँ आता है, ये रहा 21 आपको आ गया। अब आप डायरेक्ट वो वाले पेज नंबर पे जाओ और वहाँ से ये आंसर ढूंढ लो। 168 मिल गया क्या? अगर आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कल एग्जाम में पहली बार जाके अच्छा ये कैसे करूं वो कैसे करूं, आपको वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। काफ़ी बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि मैम सब सुन तो लिया है, काफ़ी लेक्चर्स देख लिए, पर फिर भी डर है। क्यों डर है? क्योंकि आप ये कभी पहली बार कर रहे हो। जब अगर आप इसीलिए सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ, जैसे मैं कह रही हूँ ना ये वाला सेक्शन ढूंढो करके, तो आप बैरक लो और मेरे साथ ढूंढ लो, ठीक है? ओके, गुड गोइंग, सारा समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो अब हम आ गए प्ली बार्गेनिंग पे। ये वाला तो हमें मिल गया, वो क्या है 265A मिल गया। अब ऑप्शंस देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं पूरा सेक्शन भी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ रेलेवेंट वर्ड पढ़ रही हूँ। और मुझे कैसे पता चल रहा है क्या रेलेवेंट है? ऑप्शन से। तो ऑप्शन जैसे क्वेश्चन 19 के जो ऑप्शंस हैं उसमें है 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो मुझे ये पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना है, सेक्शन में से वो एज का फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ऊपर से भी देख के मुझे पता चल गया ये 14 ईयर्स लिखा है, इस सेक्शन में एक ही वर्ड लिखा है 14 ईयर्स, और ऑप्शन में ऑप्शन बी है 14 ईयर्स, तो मैंने वो फटाफट लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखो, इसमें आ रहा है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज सेक्युलर करके कौन से केस लॉ में बताया, ये भी मैं मार्क कर रही हूँ, बाद में आएंगे बताऊंगी। फिर 21 हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस, ये इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, चैप्टर नंबर नहीं है, सेक्शन नंबर नहीं है, तो ऐसे वाले पे अभी टाइम वेस्ट मत करो, बाद में करेंगे। 22 देखो, 22 बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ कर लो। विच सेक्शंस डील विद द प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर सीआरपीसी। इस वाले क्वेश्चन का मैंने क्या ट्रिक बताया था पहले, आईपीसी का भी क्वेश्चन के लिए मैंने ये ट्रिक बताया कि सीधा आप जाओगे इंडेक्स पे, इंडेक्स से आप एलिमिनेट करोगे। तो मैं भी वही कर रही हूँ। 61 ऑफ सीआरपीसी, ये तो समन्स के बारे में है, यही है क्या? हाँ, क्यों? समन्स के ऊपर जा, अब समन्स है 61 में, समन्स के ऊपर के जो हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ये भी पढ़ो, सिर्फ समन्स मत पढ़ना क्योंकि समन्स से आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर देखो उसका जो ऊपर वाला हेडिंग आप पढ़ोगे उसमें लिखा है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, और क्वेश्चन में भी वही है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। मैंने बाकी तो चेक भी नहीं किए, जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बैरक से मैच हो रहा है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फ्रैंकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, क्या मतलब है? कौन सा ऐसा ऑफेंस होता है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है? वैसे ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निसेबल ऑफेंस। ये काफ़ी बेसिक में है, अगर आपको सीआरपीसी के बेसिक्स में भी डाउट है तो इसके मैंने सब्जेक्ट वाले वीडियोस बना दिए, आप वहाँ से इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, उससे आप क्लैरिटी पाके फटाफट एग्जाम में कर लो, ठीक है। 24 पे आ जाते हैं। इन अ समन्स ट्रायल केस, ये सुन के ही थोड़ा सा डरावना लग रहा है ना, मुझे मन नहीं है, छोड़ देती हूँ, बाद में कर लेंगे, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, और क्वेश्चन भी थोड़ा डरावना लग रहा है, छोड़ दो, आएंगे। फिर नेक्स्ट, सपोज FIR is not registered by the station house officer, what are the options that the complainant has? तो ये पूछ रहे हैं अगर आपका FIR रजिस्टर नहीं होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए इसमें भी ये नहीं लिखा है, सेक्शन नंबर नहीं लिखा है, पर FIR का जो टॉपिक है ये काफ़ी बेसिक्स है। जैसे मैंने बताया था सीआरपीसी के वीडियोस हैं, आप वहाँ से जाके आपका बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि FIR कहाँ है, किसके उसके बारे में कहाँ लिखा होता है, ठीक है। वहाँ वो आपको मिल जाएगा 154 में, तो हमें जाना है 108 पे और ये आंसर ढूंढना है, ठीक है। चलो आप मुझे 1 मिनट दे दो और मेरे साथ साथ आप भी बैरक खोलो अभी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर FIR रजिस्टर नहीं होती है तो मैं क्या करूं, इसका एक ऐसा कुछ लिखा है क्या? ओहो मैम, ये तो देखो कितना टेक्स्ट है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो। जो भी आपको लग रहा है ना बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, जितना आप ढूंढ पाए उतना आप ढूंढ लो। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यही कहीं होगा, सेक्शन 154 में होगा या 155 में आंसर होगा, तो मैंने वो नोटिंग कर लिया है, तो थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, ठीक है। आपके पास 3 घंटे हैं,
पर आपको 3 घंटे भी कम पड़ सकते हैं, क्यों, अगर आपको नहीं पता कहाँ से ढूंढना है, तो इसलिए जो इजी क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले कर लो। अब 26 पे आते हैं। इसमें है सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। देखो ऐसे वाले इजी हैं, तो मैं जाऊंगी 160 पे और 160 से मैं फाइंड आउट करती हूँ क्या लिखा है। इसमें भी देखो एज का क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या है, एज, मुझे एज आइडेंटिफाई करनी है। तो 160 में क्या क्या एज लिखा है, 15 ईयर्स, अगर मेल पर्सन है तो 15 ईयर्स, एंड फीमेल पर्सन, मेल पर्सन हो तो 15 या 65। हाँ, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी। अब जाते हैं 27 पे। 27 पे, इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट, हाउ इज इट टैकल्ड बाय एडवोकेट्स। ये तो मेरे पास ना बेर एक्ट है, मैंने इसके बारे में ना पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगी, वो छोड़ दो। ये तो स्टार मार्क भी मत लगाना, अगर पढ़े ही नहीं है और बेर एक्ट भी नहीं है, ये तो आप लीव ही कर दो, ठीक है। आप फिर भी हो जाओगे पास, डोंट वरी। अभी तो हम 28 पे ही हैं, आप मेरे साथ बनाइए रहिए, हम देखेंगे कि सारे इन्हीं बेर एक्ट से हम पास हो जाएंगे। 28, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, बहुत लंबा ऑप्शन है, मैं इस पे स्टार मार्क करके छोड़ रही हूँ, बाद में आके करेंगे। देखिए ये एग्जाम में ना कोई रैंक वैंक नहीं होता है, आपको बस पास करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 45 नंबर लाने हैं, अगर आपका SC ST रिजर्वेशन है तो आपको 40 नंबर लाने हैं, ठीक है, तो उतने ही लाने हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गुड न्यूज इज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको मन से ऐसा लग रहा है कि मैम ये तो ऑप्शन बी ही होगा, तो लगा दो। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है मन से, लगा दो। जो सिंपल वाले हैं वो ठीक से कर लो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ के, सब कुछ हो जाएगा। फिर 29, विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब हो गया, चलो क्रिमिनल लॉ को मैंने रख दिया साइड में, अब मैंने लिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये कह रहे हैं ये ऐसा कौन सा ऑर्डर का नंबर है जो टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन के बारे में बात करती है। इसके लिए भी सिंपल है, मैं जाऊंगी कंटेंट्स इंडेक्स पे और इसमें मुझे ढूंढना है ऑर्डर। एलिमिनेशन मेथड करूंगी फिर से। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ऑर्डर 38, ऑप्शन ए में ऑर्डर 38 खोलो मेरे साथ। देखिए अगर आप CPC का बेर एक्ट अभी तक कभी भी नहीं खोले ना जिंदगी में, तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखें एंड प्लीज़ डू ऑल द क्वेश्चंस विथ मी, क्योंकि CPC का बेर एक्ट बाकी बेर एक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो AIB एग्जाम में पहली बार CPC खोल के सही आंसर लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो डेफिनेटली मेरे साथ ये वीडियो के साथ साथ आप फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द बेर एक्ट। 38 ढूंढना है ना, अरे मैंने तो मैंने तो बोला था अंदर नहीं जाऊंगी। 38 जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बाहर से ही करूंगी। 38, हाँ 38 हो गया। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं जाऊंगी 39 पे, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, हाँ हो गया मैच, चलो कर लिया ऑप्शन बी। अब 30, इसमें भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, छोड़ दो अभी नहीं करूंगी, स्टार मार्क लगा दिया बाद में। 31, ये कह रहे हैं रेस जुडिकाटा कहाँ आता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो आपको बेर एक्ट मतलब खोल के भी नहीं दिखा रही हूँ। आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 11। CPC के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, डेफिनेटली वॉच देम बिफोर द एग्जाम। अब 32 पे आते हैं, ये भी लंबा, बहुत लंबा लग रहा है क्वेश्चन, मार्क करके छोड़ दो। 33 लंबा लग रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं। 34, हाँ ये बहुत आसान है तो ये कर लेती हूँ। ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेक्शन है CPC का जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बात करती है, तो फिर आप करेंगे एलिमिनेशन। मैं जाऊंगी सेक्शन 22 पे। 22, हाँ मिल गया। 22 हो गया पावर टू ट्रांसफर सूट्स, पर क्वेश्चन में है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। फिर 24 हो गया जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स मैच हो गया, तो मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना वो पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक कि कितने दिन का टाइम होता है, पर ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले उन्होंने खुद हिंट दिया है। अच्छे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने हिंट्स दे दिए हैं। ऑर्डर 8 पे जाना है, तो डायरेक्टली आप जाओ ऑर्डर 8 पे और फिर ये समझना क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ऑर्डर 8 खोल लिया मैंने, यस। अब ये पूछ रहे हैं देखो कितने दिन लगते हैं, ऑप्शन ये है, तो आपको क्या ढूंढना है, बेस वाला क्या वर्ड है। फर्स्ट लाइन में ही जैसे आप खोलते हो डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज, हो क्या मेरा आंसर, ऑप्शन बी। फिर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कोई सेक्शन नंबर नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो स्टार मार्क एंड लीव इट। नेक्स्ट 37, एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन, हिंट है तो मैं क्या करूंगी, ऑर्डर 6 मैंने खोला। फिर ऑर्डर 6 में पूछ रहे हैं कि प्लीडिंग का क्या मतलब है, प्लीडिंग में क्या क्या आता है। क्वेश्चन ये है
तो क्विक प्लीडिंग में क्या क्या आता है, प्लेंट आती है और रिटन स्टेटमेंट बोथ, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। ये देखो प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। फिर 38 भी बहुत सिंपल है, इसमें भी क्या करना है, एलिमिनेशन, फिर वही प्रोसीजर करूंगी। ऑर्डर 20 कहाँ होगा, देखो ऑर्डर जो होते हैं ना वो सेक्शंस के बाद होते हैं इंडेक्स में, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ऑर्डर 20 हो गया आपका जजमेंट एंड डिक्री के बारे में। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हैं डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी है ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 है एग्जीक्यूशन के बारे में, तो ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी ऑर्डर 22, ऑर्डर 22 ये सही है, यस, देखिए डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, ये हो गया मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट, तो इसका क्या हिंट मिला कि ये खत्म हो गया, ये रख लो और फिर उठाओ अपना एविडेंस एक्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और ये आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6। एविडेंस एक्ट के भी वीडियोस हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, वो भी आप देख लो। फिर 40 में पूछ रहे हैं, देखो जो भी पूछ रहे हैं मैं वो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, मुझे इतना 4-5 लाइन्स पढ़ के मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में सेक्शन नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, एविडेंस एक्ट खोल के अब मैं मैच कर रही हूँ ईच ऑप्शन को, ऑप्शन ए ऑप्शन बी को मैं मैच करूंगी विद द वर्ड्स गिवन, जो वर्ड्स दिए हैं। सेक्शन 17 से कर रहे हैं ना वो, ऑप्शन ए सेक्शन 17, और ये मैच हो रहा है क्या, नहीं। सेक्शन 18 मैच हो रहा है क्या, नहीं। 19 नहीं हो रहा है, 21 नहीं हो रहा है, अच्छा ये थोड़ा लंबा है, छोड़ो कोई बात नहीं, मार्क कर लिए, कुछ तो हिंट मिला है, बाद में आके कर लेंगे एविडेंस के। फिर जुडिशियल एविडेंस मीन्स पता नहीं, कॉन्सेप्चुअल लग रहा है, छोड़ दो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी नॉट वाले होते हैं ना क्वेश्चन में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन गलत लगा देते हैं। नॉट अ डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, ये डॉक्यूमेंट है क्या, यस। कैसे पता, आप इंडियन एविडेंस एक्ट के जो डेफिनेशंस होते हैं ना उसमें होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशंस में आ गई, और डॉक्यूमेंट ये रहा, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेन और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। फिर ऑप्शन बी मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। तो सारे उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं दे आर ऑल सेइंग दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट, तो नॉट अ डॉक्यूमेंट वाला हो गया ऑप्शन डी। देखो ये भी उन्होंने हिंट नहीं दिया है सेक्शन नंबर का, बट आप कर लिए। अब 43 पे आ गए प्रिजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ। अब मैं कैसे ढूंढूंगी इसको, देखो इन्होंने ये नहीं कहा प्रिजम्पशन आपको कहाँ मिलेगा, एविडेंस एक्ट में मिलेगा करके नहीं दिया है, पर जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं एविडेंस एक्ट के, और सारे एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही साथ आते हैं। तो फटाफट मैं जाऊंगी 113A में, इंडेक्स से मैंने 113A पे गई और वहां से मैच किया, तो ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी 113B, हाँ, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज इन सेक्शन 113B, तो मैंने वो कर लिया। अब सेक्शन 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस, यहाँ पे भी नॉट का पूछ रहे हैं, तो सेक्शन 63 फटाफट मैं खोलूंगी, खोल लिया मैंने सेक्शन 63, और उसमें से मुझे मैच करना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन नहीं है जो बेरैक में नहीं दिया हुआ है। हाँ, कॉपीज मेड फ्रॉम मैकेनिकल प्रोसेसेस कहाँ है, ये देखो, कॉपीज मेड फ्रॉम मैकेनिकल प्रोसेसेस विच इन देमसेल्व्स, हाँ ये तो मैच हो रहा है ना, तो ये तो करेक्ट है, और मुझे रॉन्ग आंसर ढूंढना है। कॉपीज मेड और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन, तो 44 के लिए आंसर वो नहीं है। फिर ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर आपका हो गया डी, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉट सेकेंडरी एविडेंस, जो आपको सेक्शन 63 में वर्ड्स नहीं मैच हो रहे वो वाला आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन व्हाट, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ये आपको बैरक में मिल जाएगा, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है तो मैंने सीधा कर लिया। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं पता है मुझे, तो मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, इस पे तो हटा दो, ये तो करेक्ट आंसर मुझे पता है, हाँ बाद में आएंगे। हाँ, अब आ गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सुन के आपको लगेगा कि ये आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है, नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे डी है ऑप्शन, ये एविडेंस का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता था तो मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट 48, मेरे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट नहीं है, तो मैंने 48 लीव कर दिया, 49 लीव कर दिया, नहीं आता। भाई कितने क्वेश्चंस पूछेंगे एक ही पैटर्न में, और मेरे पास ये बेरैक नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ दो। अब 51 पे आ जाती हूँ,
प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट। ये वाला बेयर एक्ट तो है मेरे पास, तो चलो क्रिमिनल लॉ को मैंने रखा बगल में और लिया हिंदू लॉ। तो इसमें कौन सा एक्ट पे जाना है, उन्होंने क्लू दे दिया है हिंदू मैरिज एक्ट, तो हिंदू मैरिज एक्ट ले लो। जैसे ये वाला जो बेयर एक्ट है ना, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ये बेयर एक्ट के नीचे कमेंट्री है, आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है, पर जो कमेंट्री वाले बेयर एक्ट होते हैं वो नहीं चलेंगे, पर अगर शॉर्ट नोट्स हैं वो चल जाएंगे। तो अब मैं जाऊंगी हिंदू मैरिज एक्ट के इंडेक्स पे, ठीक है, और मुझे ढूंढना है, क्या वर्ड्स ढूंढने, मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। तो ये सेक्शन 22 क्या बोलता है, सेक्शन 22 मिल ही नहीं रहा, फटाफट ढूंढने, इसी में तो मैं कह रही हूँ टाइम तो लग जाता है। 22 इसके बारे में नहीं है क्योंकि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के बारे में है। 23 भी मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट के बारे में नहीं है। 24, हाँ ये मैच हो गया। सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो कि क्वेश्चन में वो ही पूछा है। ओके, अब 52 पे आ गए और 52 का क्वेश्चन है मुस्लिम वाइफ। मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मुस्लिम वाइफ मेरे पास वो है नहीं, मैं पढ़ के नहीं आई, तो वो मैंने फटाफट छोड़ दिया है। देखो, जो आपके पास बेयर एक्ट ही नहीं है और आप पढ़ के ही नहीं आए हो, 53 मुस्लिम वुमेन मुझे पता ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। फिर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। फिर मुझे समझ में आ गया, इसी में ढूंढना है, तो हिंदू मैरिज एक्ट का मैं जाऊंगी अब सेक्शन 11 पे, और वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा ग्राउंड है जो वॉइड मैरिज नहीं बनता है। वॉइड मैरिज बनने के लिए 2 ही ग्राउंड है, एक होता है बाइगमी, एक होता है सपिंडा, और एक होता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड। तो ये नॉट पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता है, तो मैंने वो लगा दिया। अब पूछ रहे हैं 55th क्वेश्चन में सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि आप कितने जनरेशंस को काउंट करते हो एज सपिंडा। ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये भी मैरिज एक्ट में ही है। हाँ, तो मैरिज एक्ट में कहाँ मिलेगा मुझे, ये मिलेगा डेफिनेशंस में। तो ये थोड़ा अंदर जाके डेफिनेशन में जब सपिंडा का रिलेशनशिप का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें है 3rd जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर। तो 3rd जनरेशन मदर, तो ऐसे डी ऑप्शन तो रॉन्ग है, ABC में से कुछ भी हो सकता है। अब फादर के साइड से आपका 5th होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी आपका सही है, 3rd जनरेशन फ्रॉम मदर एंड 5th जनरेशन फ्रॉम फादर। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, ये आपके पास बेयर एक्ट है, तो अगर आप थोड़ा बैठ के डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपका ये हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड। आपने देखा कितने क्वेश्चंस में वो नॉट पूछ रहा है, पूरे पेपर में काफी क्वेश्चंस जो बेयर एक्ट से है पर उसमें नॉट का यूज है, तो आप ऑप्शंस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वही है, इसलिए मुश्किल लगता है, वैसे एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन क्या है वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो डिवोर्स के ग्राउंड्स कहाँ होते हैं, आपको अगर नहीं पता तो इंडेक्स से जाना, आपको सेक्शन 13 में मिल जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ डायरेक्ट सेक्शन 13 में, जो देखो अब मेंटल डिसऑर्डर लिखा हुआ है, वेनरल लिखा हुआ है, इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड लिखा हुआ है, लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months बेयर एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो नॉट के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया, मैंने लगा दिया। अब 57 जो है वो मेरे पास बेयर एक्ट नहीं है इंडियन क्रिश्चियंस डिवोर्स का, पर मुझे पता है, ये नॉलेज से मुझे पता है, तो ये मैं लगा रही हूँ कि जो इंडियन के क्रिश्चियंस होते हैं उनका जो डिवोर्स होता है वो रेगुलेट होता है इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंडर। ठीक है, तो मुझे ये पता है तो मैंने लगा दिया है। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है और नहीं लगा पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर 58 का क्वेश्चन है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले के जो क्वेश्चंस किए हैं हमने किया है हिंदू मैरिज एक्ट से, पर सेक्शन 58 में वो पूछ रहे हैं हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, तो वही बेयर एक्ट में आपको मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे जाके ढूंढोगे तो हिंदू मेंटेनेंस एक्ट ढूंढो, कहाँ है, मिलने में टाइम लग रहा है ना, हाँ यही होता है। इसीलिए आपको एग्जाम से पहले ना आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में जाके 10 बजे सारे बेयर एक्ट खोलोगे, सुबह एग्जाम से जाने से पहले ना एक बार देख लो कि तुम्हारे बेयर एक्ट में जो तुम्हारे पास कॉपी है उसमें कहाँ क्या चीज लिखा है, पेज नंबर कहाँ है ना, कहीं पे राइट साइड पे पेज नंबर होते हैं, कहीं बॉटम पे पेज नंबर होते हैं, कहीं सेक्शन नंबर बोल्ड में लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो वो देख के सुबह देख के चले जाना, ताकि आपको पता चले कि आपके कॉपी में कौन सी चीज कहाँ है। हाँ, तो मैं अब निकाल लिया है मैंने सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट। इसमें जो है सेक्शन 12 वो है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, और मेरा हो गया वो ऑप्शन बी, इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो टॉपिक है और टॉर्ट्स का जो टॉपिक है, इसके लिए आपके पास कोई बेयर एक्ट नहीं होगा। एग्जाम में आपको ये पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके वीडियोस हैं, आप ये डेफिनेटली देख के जाइए, क्योंकि बेयर एक्ट के इसके बेयर एक्ट होता ही नहीं है। बेयर एक्ट के भरोसे कैसे जाओगे आप एग्जाम में? तो इसमें से आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है वो ऐसे केसेस में होती है जो सारे दुनिया के हित में होते हो। जो पर्सनल मैटर है, जैसे कि आपका लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का जो डिस्प्यूट होता है वो पर्सनल होता है, तो इसीलिए वो विल नॉट बी, यहाँ पे भी नॉट का क्वेश्चन है, इट विल नॉट बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर क्वेश्चन 60 में ये पूछ रहे हैं फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, PN भगवती। आता है तो मतलब लगा दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो यू कैन लीव इट ऑल्सो। मैंने बता दिया है, बट इफ यू डोंट नो इट्स फाइन। फिर जाते हैं 61 पे। 61 पे भी क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, और वो पूछ रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पर्पस क्या नहीं होता है। फिर से देखो नॉट का क्वेश्चन है, रियल पर्पस क्या नहीं होता है। देखिए रियल पर्पस क्या होता है, पब्लिक के हित में होना है, तो उसका उल्टा जो होगा ऑप्शन वो नहीं होगा, है ना। विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब होते हैं। गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ ऑब्वियसली नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से अगर कोई पैसे कमाना चाहता है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो होता ही नहीं है ना। देखो ऐसी चीज ना अगर आपको पता भी नहीं हो, दिल से लगता है कि ये तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली ये तो आंसर दिल से लगता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब कुछ अटेम्प्ट करो। जो भी क्वेश्चंस मैंने लीव करके छोड़ दिया ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एंड में वो बिना मार्क करके निकल जाऊंगी एग्जाम से, वो भी मैं मार्क करूंगी, तुक्के लाऊंगी, गेस करूंगी, पर लगा दूंगी। फिर आते हैं क्वेश्चन 62 पे। ये भी लैंडमार्क है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो रट लो। हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस होता है राइट टू फ्री लीगल एड का, ठीक है, स्पीडी जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, बाद में इन्होंने ये निकाल दिया क्योंकि ये केस में ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है, ये अभी रट लो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। जो रिट जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, अगेन आप बेयर एक्ट से नहीं कर सकते हो, आपको इसका थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज चाहिए, तो उसका भी वीडियो आप देख लो। फिर 64 पे आई। अब ये वाला केस जो है ना, पहली बार सुन रही हूँ, मैंने कभी नहीं सुना, तो मुझे नहीं पता, तो ये लीव कर दो। लीव मतलब जो भी आपके मन से ऐसा लग रहा है कि ये सही होगा, तुक्का लगा दो, कोई बात नहीं। फिर 65, मीनिंग ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम। ऑडी आल्ट्रम पार्टम एक लीगल मैक्सिम है, और लीगल मैक्सिम का भी जो ऐसे बहुत सारे नहीं पढ़ने, 20-25 हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसका मैंने वीडियो बना दिया। और यहाँ पे आपका आंसर है ऑडी आल्ट्रम पार्टम मतलब लिसन टू द अदर साइड, मतलब दूसरे बंदे को भी सुनो, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्प्टेड विदाउट बीइंग हर्ड। तो कोई भी पनिशमेंट देने से पहले दूसरे व्यक्ति को भी आपको सुनना चाहिए। ऑप्शन 66, मेरे पास बेयर एक्ट नहीं है तो मैं ये छोड़ रही हूँ, तो कुछ भी लगा दो, बी सी जो भी आपका मन में आ रहा है लगा दो। फिर 67 नहीं पता मुझे, छोड़ दो, क्योंकि ये सब एडवोकेट एक्ट के हैं, एडवोकेट एक्ट के रूल्स हैं जो मैं अभी बेयर एक्ट लेके नहीं आई हूँ, तो मुझे नहीं पता। फिर मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस सिलेबस में है पर नहीं पता, तो तुक्के लगा दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 69, इफ एनी एडवोकेट इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी। पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, नहीं है, पता नहीं है, छोड़ दो। फिर ABC लिमिटेड स्पेशल रेजोल्यूशन, देखो ये मैं ना स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, बेयर एक्ट नहीं है, पर थोड़ी देर बाद आके सोचोगे आराम से तो ये कर सकते हो। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन सारे पहले कर लो, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए बाद में आप टाइम निकाल के दे सकते हो। 71, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील इज एसोसिएटेड विद विच लॉ। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील कौन से लॉ में आती है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंपनी लॉ। अब 72 जो है, मैंने पूरा क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी, जो मन में आ रहा है वो कर लो। फिर 73 पे आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। ये मुझे कहाँ मिलेगा, फिर मैं जाऊंगी अपना पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेयर एक्ट में, इसमें से मुझे आंसर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसके लिए ये तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 51A में मैं गई, अब मुझे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में ढूंढना है, और ये कहाँ मिला, ऑप्शन ये रहो जी, सब क्लॉज जी, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। मेरे पास ये बेयर एक्ट है क्या, पढ़ के गई नहीं, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में IT एक्ट के बारे में है, मुझे नहीं पता, छोड़ दो, ठीक है। फिर
ट्रेड यूनियन, मैंने लेबर लॉ का कोई भी बुक मेरे पास नहीं है एंड आप पढ़ के नहीं आए हो, मैं भी पढ़ के नहीं आई, ठीक है, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। चलिए 77 लीव, फिर क्योंकि मतलब कुछ ऐसी अगर चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। 78 छोड़ दो, जो मन में आ रहा है लिख दो। 79 छोड़ दो। हाँ ये देखो 80 कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है पर कर सकते हैं, तो स्टार मार्क लगा दो, बाद में आएंगे। 81 प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रेमेडियम कौन से केस लॉ में है? मुझे ये तो पता है कि इसका मीनिंग क्या है, कौन से केस लॉ में है ये नहीं पता, तो ये भी रख दो, आके करेंगे। अब 82 यहाँ से आ गए आपके टॉर्ट्स के केसेस। अब ये ग्लाउचेस्टर ग्रामर स्कूल केस कौन सा केस है? एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। उसमें जो मैंने वो वैसे अभी नहीं, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, टॉर्ट्स का वीडियो है लिंक में, वहां पे जाके देख लो, और इसका क्या आंसर होगा वो भी आप उसी वीडियो में देखना, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। 83 अगेन बेरैक नहीं है, छोड़ दो। 84 फिर कह रहे हैं सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास बेर एक्ट है तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप वहां से ये 84 करेक्ट कर सकते हो। फिर 85 अरे ये तो क्वेश्चन, ये तो आया ही कहाँ से है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, छोड़ो, क्योंकि कोई हिंट ही नहीं है, बेर एक्ट के बारे में भी हिंट नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसे तुक्का लगा रही हूँ, ऑप्शन ए लगा दिया। फिर 86 बाप रे, ये तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है और उसमें तो कुछ कैलकुलेशंस भी लिखे हुए हैं, तो छोड़ ही देते हैं, है ना। मैम इतना छोड़ रही हो, कैसे पास हो गए? अरे हो जाएंगे, हमें तो 45 लाने हैं ना, तो 46 47 तो लाएंगे तो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर 87 अरे बाप रे बाप, सारे एक ही साथ दे दिए। 87 भी जीएसटी है, नहीं पता, लगा दो, मैं तो लगा रही हूँ ऑप्शन ए। 88 फिर पूछ रहे हैं जीएसटी के बारे में, नहीं पता, ऑप्शन ए लगा दो। हाँ अब 89 पे चलते हैं, यहां पे पूछ रहे हैं, पूछ तो बहुत कुछ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, 4 लाइंस का क्वेश्चन, बट हिंट है, बट द गुड पार्ट इज क्वेश्चन में ही हिंट है। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना प्यारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो बड़ा है पर क्वेश्चन में ही हिंट है। तो अब मैं क्या करूंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके गई हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप भी लेके जाना, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो वाले नंबर छोड़ना नहीं है। यहाँ पे लिखा है सेक्शन 224, हाँ मैं आ गई 224 पे। अब 224 में क्या वो कुछ पूछ रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं है, तो आराम से मैच करो, वेयर 1 पर्सन एम्प्लॉइज, वो क्वेश्चन में नहीं है, नहीं, आगे पढ़ो। सब लोग ना जो सेक्शन होता है सेक्शन पे रुक जाते हैं, पर वहां पे रुकना नहीं है, सारे बैरैक्स में सेक्शन के नीचे इलस्ट्रेशंस होते हैं और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी बैरैक ले जाओ, इलस्ट्रेशंस बैरैक का ही पार्ट होता है, तो बैरैक के इलस्ट्रेशंस मैं देख रही हूँ, तो इलस्ट्रेशन ए यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, पर जो इलस्ट्रेशन बी है वो यहाँ से मैच हो रहा है क्वेश्चन से। बी द प्रोपराइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके अगर तुम आप पढ़ोगे तो 4 लाइन्स मैच हो गए, और जो 5th लाइन है वो ही मेरा ऑप्शन ए है, ए इज नॉट लायबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी। देखो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर भी मैंने सही आंसर लगाया है क्वेश्चन 89 का, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ये वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, पर जब हिंट है तो डेफिनेटली आंसर करो। फिर आते हैं 90 पे। 90 में पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा, मतलब उस एजेंट को क्या बोलते हैं जो अपनी जगह कोई और बंदे को लाके रख देता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये काफी आपको बैरैक से भी मिल जाएगा और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे इतना बेसिक्स तो आप पढ़ के जाओ। फिर 91 में पूछ रहे हैं ए डैश इंजंक्शन, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा इंजंक्शन होता है विच कैन बी ग्रांटेड बाय डिक्री मेड एट हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। तो मतलब है कि ऐसा कौन सा इंजंक्शन है जो आपको सूट के एंड में मिलेगा, और वो भी मिलेगा आपका जो मेरिट्स है, मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है, केस का स्ट्रेंथ के डिपेंडेंट पे ऐसा कौन सा इंजंक्शन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं फाइनल इंजंक्शन। ऑप्शन बी, क्योंकि परपेचुअल या फाइनल एक ही चीज होता है, फाइनल इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन एक ही चीज होता है, ऑप्शन बी मैंने लगा दिया। अब आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 पे। ये पूछ रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये फिर से मेरा प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि सारा हिंट उन्होंने यहीं पे दिया है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खोला, सेक्शन 5। देखो मैंने ना ये मेरा बैरैक है तो मैंने इतना हाईलाइटिंग वगैरह कर लिया है, आप इतना हाईलाइटिंग वाला मत लेके जाओ क्योंकि कहीं पे कुछ सेंटर्स में इतना हाईलाइटिंग अलाउड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, वो पूछ रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कौन से अदर एक्ट की बात होती है, और यहाँ पे देखो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में बात होती है। बैरैक से मुझे पता चल गया, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। फिर मैं आती हूँ सेक्शन क्वेश्चन 93 पे। ये पता नहीं, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, अभी छोड़ दो, ठीक है, आप लगा दो, आपको जो मन कर रहा है। मैंने लगा दिया बी। फिर
94 ये है टॉट्स का क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं अगेन लैंडमार्क केस के बारे में कि माइनर के साथ अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होता है। ये कौन सा केस लॉ में है, ये आपको रखना चाहिए। मोहिरी बीवी, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। फिर 95, अरे हम आ गए लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चंस पे। फिर 95 में पूछ रहे हैं डिक्लेरेटरी डिग्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सच है। डिक्लेरेटरी डिग्री हिंट वही दिया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आप फिर से जाओगे इंडेक्स पे, इंडेक्स में ढूंढना, क्या ढूंढोगे, डिक्लेरेटरी डिग्री, ये रहा 34 एंड 35। तो 35 सेक्शन ये तो आपका सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो वाला जरूर देखना, क्योंकि उसमें सिर्फ वो वाला करके जाओगे ना AIB के लिए, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। फिर 96 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से। अगर आपके पास ये बेयर एक्ट है तो आप ये आंसर बहुत इजीली कर सकते हो, मेरे पास नहीं है, मतलब इसलिए मैं आपको ये अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, पर आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर 97 ये काफ़ी लंबा एक्ट है, मुश्किल एक्ट है, छोड़ दीजिए, कोई भी लगा दो, ऑप्शन ए। फिर 98 ये भी लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसके लिए खरीद के लेके मत जाओ, ये भी कुछ लगा दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 99 बेयर एक्ट नहीं है, छोड़ दो। अब आते हैं क्वेश्चन 100, हमारा लास्ट। ये IPR का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आंसर है आपका ऑप्शन डी। IPR का भी कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है, वो भी आप देख लो। चलिए, एक बार तो हमने पूरा पेपर अप कर लिया है, आपको समझ में आ गया कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं इन द फर्स्ट थिंग, जो भी सिंपल है। अब मैं आऊँगी वो क्वेश्चंस पे जो मैंने स्टार मार्क लगाए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे मान लो आपने 3 घंटे में, 1 घंटे में पूरा एक बार पेपर में से सिंपल क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके पास अभी भी 2 घंटे बचे हैं। सारे ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस या जिस क्वेश्चंस में आपको बेयर एक्ट से थोड़ा ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है, वो वाले क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो। मैं अभी बाकी वो वाले आपको एक बार उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मुश्किल लग रहे हैं पर है नहीं, वो करा देती हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पहले वाले तो आप कैसे भी करके कर लोगे, यही क्वेश्चंस हैं जो आपको वो लाइन पे, वो क्वालिफाइंग लाइन पे इधर या उधर कर सकते हैं, आर या पार। क्योंकि देखो, अगर आपका 45 कट ऑफ है, अगर आप 42 या 40 पे अटक जाते हो तो बहुत बुरा लगेगा। तो यही है वो 3-4 नंबर जो आपको लाने हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा केस लॉ है जिसमें ये बोला है कि अगर आप कोई भी लॉ होता है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो वो वॉइड हो सकता है। ये कौन सा केस लॉ है? ये है गोलकनाथ का केस। ठीक है, लिस्ट ऑफ लैंडमार्क केसेस। आप बहुत कुछ में नहीं पढ़ना, ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम है तो सब कुछ नहीं पढ़ना। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऐसे 3-4 पेज का हैंड रिटन नोट्स है, उसमें जो केस लॉज है ना वो आप पक्का रट के जाओ, वो तो आएंगे, दैट इज द बेयर मिनिमल। उसमें मैंने बहुत ही कम इंपॉर्टेंट केसेस डाले, तो इधर उधर के सारे केसेस लास्ट मोमेंट पे पढ़ के मत जाना, पर गोलकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाओ। ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये ना मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे करें। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखोगे, ये है, पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 143 है, इसके अंडर जो भी क्वेश्चन होता है, जजमेंट के लिए जो भी क्वेश्चन आती है प्रेसिडेंट से, उसके लिए कितने जज लोगों को बैठना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्या? ये पूछ रहा है आर्टिकल 143 के अंडर अगर प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट को एक क्वेश्चन आती है कि आप इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जजमेंट पास कर दो, तो उसमें कितने जज लोगों को बैठना चाहिए वो जजमेंट देने के लिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझे? तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कितने जज, 3 जज, 4 जज, 5 जज, 7 जज, ये आंसर में फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आर्टिकल 143 पे जाओगे। 143 ले लिया, ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेरा है। तो 143 में जब आप जाओगे, हाँ, तो 143 में ना ये कहीं लिखा नहीं है कि कितने जज बैठना चाहिए, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि पावर है प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, पर ये नहीं लिखा है कि कितने जज बैठने चाहिए। तो काफी लोग क्या करेंगे, अरे ये तो बेयर एक्ट में नहीं है, टफ क्वेश्चन है, छोड़ दिया। नहीं, आप थोड़ा नीचे पढ़ना, 143 के बाद 145 है, ठीक है, एक सेक्शन छोड़ के, उसमें लिखा है रूल्स ऑफ द कोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ोगे ना, यहां पे आपको मिल जाता है 5 कि आर्टिकल एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143, उसके लिए कितने जजेस होने चाहिए, वो होने चाहिए 5। तो हो गया आपका आंसर, है ना। ये तो बेयर एक्ट का ही क्वेश्चन है, पर आप पेशेंस लूज कर लेते हो, ढूंढते ढूंढते पेशेंस लूज कर लेते हो, इसीलिए आपको नहीं मिलता है, पर ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या छोड़ दिया हमने, 12, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दिया है।
नेम 2 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पीनल लाइबिलिटी। इसका क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर आप क्राइम कहना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक होता है गिल्टी माइंड, फिर होता है गिल्टी एक्ट। तो ऑप्शन में देखना गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, तो ऑप्शन सी। देखो ये बहुत सिंपल है, ये बेयर एक्ट से नहीं है बट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में प्लीज मार्क्स लूज मत करना। फिर हमने और क्या छोड़ दिया है, हाँ 14 छोड़ दिया है, तो चलो 14 भी कर लेते हैं। सेक्शन क्या करना है, सेक्शन 14 ये पूछ रहे सेक्शन 90 के अंडर, आईपीसी के सेक्शन 90 के अंडर ऐसा कौन सा कंसेंट है जो वैलिड कंसेंट नहीं होता है, ये वो पूछ रहे, नॉट है। देखो तो मैं गई सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी पे, इतना टाइम ढूंढते ढूंढते ना आप भी थक जाओगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही थी ना कि सुबह सुबह देख के चले जाना एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं कि 10 बजे एग्जाम हॉल में बैठे तभी खोले और देखे। तो 90 कहाँ है, नहीं चलो फटाफट, हाँ चलो मिल गया। अब ये रहा, अब वैलिड कंसेंट क्या नहीं है, अगर आप डर के मारे कोई कंसेंट देते हो वो वैलिड कंसेंट नहीं है। वो कहाँ लिखा है, ये रहो, अंडर फियर और इंजुरी और मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट कोई कंसेंट देते हैं तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होता है। तो ये करेक्ट है पर यहाँ पे आंसर नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अनसाउंड माइंड का है और वो कर रहा है और वो कोई भी कंसेंट दे रहा है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं है। बच्चा 12 ईयर्स के अंडर का है और वो कंसेंट दे रहा है तो वो भी वैलिड कंसेंट नहीं है। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो पूछ रहे हैं वैलिड कंसेंट क्या नहीं होता है, सब केसेस में वो वैलिड कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर हमें चाहिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका हमने ढूंढते ढूंढते थोड़े थक गए थे बीच में तो छोड़ दिया। अब फिर जाते हैं, ये आईपीसी में कहाँ जाना है, होमिसाइड इसमें से क्या नहीं होता है वो पूछ रहे हैं। तो होमिसाइड के लिए आप जाओगे सेक्शन 300, 299 उसमें जाओगे ना। तो मैं गई सेक्शन, हाँ पहले मैं गई देखो, अब ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए ना एलिमिनेशन बहुत सही है। क्यों, सारा क्लू ऑप्शन में है, तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आप आराम से कर लोगे। तो ऑप्शन है ए में लिखा है एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 300। तो 300 में गई, फिर उसका एक्सप्लेनेशन 1 मैंने ढूंढा। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन आप देख पा रहे हो, पहले सेक्शन 300 के बाद एक्सेप्शन आता है, पर मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे जाना है एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन कहाँ होती है मैम, ढूंढो, वहीं पे कहीं होती है। वैसे सच बताओ मुझे खुद ये नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, अब ऐसे सॉरी आई कांट ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि मुझे अब ये देख, जैसे मैंने कहा अगर आप बैरक तभी खोलोगे मेरी तरह तो आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा। तो मैं तो तुक्का लगा रही हूँ और मैं कह रही हूँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो आप क्या ही कर सकते हो, मेरी तरह बिना तैयारी करके जाओगे ना ऐसे ही होगा। तो इसलिए ऐसे मत जाना, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ। फिर ये आ गया ऑप्शन क्वेश्चन 18 पे, और यहाँ पे वो कह रहे ये एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन करेंगे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ना ऑप्शन में, तो मैं आईपीसी में इंडेक्स से मैं ढूंढूंगी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ आता है। कहाँ आया, ढूंढो, हाँ ये रहा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आया मेरा 339 में। फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आया 339 पे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आया 340 पे। तो मैं अब इनके इलस्ट्रेशन देखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं जाती हूँ वहीं पे डायरेक्ट। अब ये देखो, जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है उसका जो इलस्ट्रेशन है वो है ए obstructs द पाथ along which Z has to pass। वो मेरे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हुआ है। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट 340 सेक्शन में, उसका जो ऑप्शन ए है इलस्ट्रेशन ए वो भी मैच नहीं हो रहा है। फिर जो इलस्ट्रेशन बी है वो मैच हो रहा है, ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग। मेरे क्वेश्चन में भी सेम वर्ड्स हैं, तो इसका कौन सा ऑफेंस से रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये 340 से रिलेटेड है, 339 से रिलेटेड नहीं है। तो 340 हो गया, 340 हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो ये मैं ऑप्शन ए मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी छोड़ दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि सेक्शन 124 सीआरपीसी सेक्युलर होती है, ये कौन से केस में बताया है, ये आपको बताया गया है शाह बानो बेगम केस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो, अभी तक नहीं पता है तो रट लो, ये इंपॉर्टेंट केस है। फिर ऐसे वाले क्वेश्चन ना थोड़ा मुश्किल होते हैं ढूंढने के लिए, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक के कर लिए हैं क्वेश्चंस, अब देख लेते हैं हम पास हुए या फेल। चलिए अब
फर्स्ट मेरे पास आंसर की है, मेरा सेट 1A है तो उसका मैंने आंसर की ले लिया। अब मैं मैच कर रही हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एकदम सही जा रहे हैं। 18 क्वेश्चंस तक एकदम सही हो गया है। फिर थर्टी फाइव, देखिए यहाँ तक मेरे आ गए हैं 35 नंबर। मुझे और कितने चाहिए? 11 और, मतलब थोड़ा एक नंबर ज़्यादा ही रख लो, ठीक है। 46 तो आपको मिनिमम चाहिए। 9, बस 2 ही और चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। चलो ये हो गया। वन मोर लास्ट आंसर एंड वी आर डन। फिर 65 पे आ गया। यस, मेरे यहाँ पे हो गए 46 एंड दैट्स इट, आई हैव क्वालिफाइड। देखिए मैंने कम ही क्वेश्चंस आंसर किए हैं, बट क्योंकि मैंने सही आंसर किया है और सारा मैंने बेरैक से क्रॉस चेक करते हुए आंसर किया है, मुझे सारा पेपर आंसर करके मतलब बिना किए भी मेरा निकल गया है। आपको भी ऐसा ही करना है। अभी फिर भी देख लेते हैं कितने और आए हैं। 46 के ऊपर हमारे कितने आए हैं? 46, 47, 48। उसके बाद तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है काफ़ी। ये सब मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। 47 तक किया ना? हाँ, यहाँ से हमने अटेम्प्ट किया है। 47, 48, 49, 50, 51। ये हमने तुक्का लगाया था, ये वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। 48, फिर हो गया आपका, सॉरी कहाँ से थे? 48, 49, 50, 51, 52। चलो 52, 53, 54, ये हमने तुक्के लगाए, नहीं हुआ। 54 और ये हो गया 55। तो ये हो गए 55 मार्क्स आपके सामने। मैंने 100 में से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए, फिर भी आई गॉट 55 मार्क्स। मैंने इससे पहले कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, सारा मैंने आपके सामने, सिर्फ ये वाले बैरक्स, मैंने तो सारे बैरक्स उठा के एग्जाम हॉल में लेके भी नहीं गई। मैं तो सिर्फ बेसिक जो बैरक्स हैं 5 to 6 बैरक्स, उससे मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आपके सामने मैंने दिखाया कि आपको कैसे करना है और स्ट्रैटेजी बताया कि आपको सिंपल वाले पहले फर्स्ट 1.5 आवर में आपको सही से सिंपल वाले कैसे ढूंढना है और करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और देखो आप आसानी से 50 प्लस तो बहुत आसानी से AIB में ला सकते हो। जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आप छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जो सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको जो मैंने वीडियोस बनाए हैं सब्जेक्ट वाले, उससे आपका आराम से निकल जाएगा। तो आपको क्या क्या बैरक्स लेके जाना है? सिर्फ यही जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया ना, सिर्फ ये वाले बैरक्स ले जाओ, इसी से आपका हो जाएगा। पेशेंटली क्वेश्चन पढ़ो। मैंने पूरे वीडियो में ये भी आइडेंटिफाई करके बताया कहाँ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं बैरक्स को आराम से देख के आंसर करना है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका भी, बिल्कुल डरना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।